हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी बच्चों के? वेलकम टू दिस ऑल अनदर डायमेंशन ऑफ क्लैट। हम आपके लिए लेके आए हैं वीकेंड बैच फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो स्कूल के साथ में बहुत मुश्किल से मैनेज करते हैं अपना क्लैट की प्रिपरेशन को। आप सभी के लिए है ये वीकेंड का बैच। सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम। यू कैन रिस्पॉन्ड टू द टीचर्स। आपके पास में चैट का ऑप्शन होता है। यू कैन चैट विद द टीचर्स and your fellow students जो भी आपके साथ में क्लास में हैं। So hi everybody, can I know some of the names? कौन कौन बच्चे हैं हमारी क्लास में? कैसा कैसा कौन कौन बच्चा ऐसा है जो वर्क कर रहा है या कॉलेज में है या स्कूल में है या ड्रॉपर है कोई बच्चा? एनीबडी हु वुड लाइक? आप लाइव चैट में एक्सेस कर सकते हैं बेटा। लाइव चैट का ऑप्शन होता है आपके पास में। हाय प्रेरणा। गुड आफ्टरनून अभिराज। ओके, वी हैव सम स्टूडेंट्स हियर जो आज हमारे साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी पहले कि कैसा क्लैट दिखता है, उसके बाद वी विल डाइव डाउन इनटू लीगल रीजनिंग। ठीक है, तो लीगल रीजनिंग 2 में हम सबसे पहले क्या कवर करने वाले हैं, दैट इज फैमिली लॉ। फैमिली लॉ 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, जो आपको क्लैट के पर्पज से पढ़ना होता है। ठीक है, हाय रोहित, शरिया, धीरज, गुड आफ्टरनून बेटा। आकांक्षा, अच्छा बेटा आप कॉलेज कर रहे हो। जिज्ञासा, हाय। अर्जुन, गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, सो व्हाट डू वी हैव हियर इज कि हम वीकेंड बैच में क्या चीजें कवर करने वाले हैं। देखो, आपकी क्लासेस ज्यादातर वीकेंड बैच है तो नाम से तो क्लियर ही है कि आपके बैचेस जो है वो हम वीकेंड्स पर ही रखने वाले हैं। एंड वीकेंड्स पर हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस जो है वो जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर दें। ठीक है, 12th पास आउट करा है, अभी अभी कॉलेज जा रहे हैं। अच्छा, ओके। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में फॉल करते हैं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर पाए, है ना। और आपकी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए इस बैच को हमने स्टार्ट किया है, राइट। तो आप लोग आइए, आप क्लास में वो रही है, बहुत अच्छा लगेगा हमें। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने क्लैट ऑलरेडी अपियर किया है, पहले कभी अपियर किया है आपने क्लैट के एग्जाम में, या फिर आप वेल नोन हो कि हमें पता है कि मैम क्लैट का एग्जाम क्या है, कैसे है, वी नो, वी आर अवेयर अबाउट इट। एनीबडी? सो बेसिकली अगर आपको पता है या नहीं पता है, आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट क्लैट बेसिकली इज। तो क्लैट हैज 5 डायमेंशंस विच आर 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद इंग्लिश, देन वी हैव जीके, और इसी में आपके पास में जीके के साथ में यू ऑल्सो हैव करंट अफेयर्स, देन यू हैव लीगल, देन यू हैव लॉजिकल, एंड फाइनली क्वांट्स या मैथ्स, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, सो दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने पड़ते हैं क्लैट के। ठीक है, 12th बोर्ड्स के साथ बहुत आराम से हो जाएगा बेटा। बोर्ड्स बहुत बाद में होंगे जाके, पहले आपका क्लैट का एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ओके, अगर आपको देखा जाए, बताया जाए, तो इंग्लिश का जो पोर्शन रहता है बेटा, इसमें ये पूरा ही पेपर जो है वो पैसेज बेस्ड होता है। ठीक है, पूरा एग्जाम जो है वो पैसेज बेस्ड होता है। आई थिंक आज आपकी मेरे साथ ही फर्स्ट क्लास है। आई थिंक आपकी मुझसे पहले किसी के साथ क्लास नहीं हुई है ना। आई थिंक वी आर द फर्स्ट वंस टू मीट इन द बैच। ऑल्सो इफ यू डोंट नो, मैं वापस से टाइटल स्लाइड दिखा देती हूँ। आई एम चक्षु गुप्ता एंड आई विल बी टीचिंग यू लीगल। ठीक है, मानसी मैम भी आपको लीगल पढ़ाएंगे, बट मानसी मैम विल बी टीचिंग यू लीगल रीजनिंग 1, आई विल बी टीचिंग यू लीगल रीजनिंग 2। ठीक है, तो लीगल अवेयरनेस के लिए यू हैव 2 फैकल्टीज, यू हैव मानसी मैम एंड मी, वी बोथ विल बी टीचिंग यू इन दिस वीकेंड बैच। ठीक है, हो सकता है आगे जाके यू विल ऑल्सो मीट न्यू फैकल्टीज, तो वो भी हो सकता है कि आपके साथ आपके कोर्स को जल्दी खत्म कराने के लिए वी कुड ऑल्सो एड अ फ्यू मोर फैकल्टीज। ठीक है, तो अब हमारा सबसे ज्यादा पोर्शन बेटा रहता है लीगल का। ठीक है, और साथ ही में अगर आप देखोगे तो रफली यू हैव अराउंड 30 क्वेश्चंस हियर, अराउंड 30 क्वेश्चंस हियर, एंड अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस यहाँ पर रहता है। फिर उसके बाद क्वांट का कुछ 12 से 15 क्वेश्चंस आपके रहते हैं फॉर क्वांट। ठीक है, और बचा हुआ जितना भी रह गया है वो बचे हुए क्वेश्चंस रहते हैं बेटा आपके इंग्लिश के। सो समवेयर अराउंड 20 से 25
के अराउंड में क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है। सो ये कुछ एक बेसिक सा आपके पास में स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। ये फिक्स नहीं है बेटा, क्वेश्चन नंबर्स ऊपर नीचे रह सकते हैं। हो सकता है कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये कभी किसी सब्जेक्ट से थोड़े ज्यादा आ जाए, किसी से थोड़े कम आ जाए, बट अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहता है इनका रेशियो जो रहता है। ये पेपर जो है ना बेटा, ये आपका पूरी तरीके से एनालिटिकल पेपर होता है बेटा। एनालिटिकल पेपर का मतलब क्या है कि आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना इस पेपर में। ये पूरा एनालिटिकल पेपर रहता है कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंसेप्ट एक बारी ढंग से समझ आ गया ना बेटा, तो आपको किसी भी चीज का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं रहती है इसमें। यहाँ पे रोट लर्निंग का बिल्कुल भी स्कोप रहता ही नहीं है। सिर्फ जीके में थोड़ा बहुत आपको फैक्ट्स का याद करना पड़ता है, उसमें भी अगर आपको कंसेप्ट का नॉलेज है तो फैक्ट्स याद करना बहुत आसान हो जाता है जीके के पेपर में भी, ठीक है। अब ज्यादातर बच्चों को फटाफट से मुझे ये बता दो कि मैम ये सब्जेक्ट सबसे कमजोर है हमारा। आपको पता होगा ये 5 सब्जेक्ट है, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपको खुद को लगता है कि मैम सबसे कमजोर सब्जेक्ट जो है वो हमारा ये है, बताइए। एंड पीपल, दिस इज एन इंटरैक्टिव क्लास। हमारी क्लास ना ऐसे मोनोटोनस नहीं रहती है, हम आपके साथ में मिलकर डिस्कस करके और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कभी भी कोई डाउट होता है, वी हैव अ डाउट बॉक्स हियर, आप उसमें भेज सकते हैं कि मैम ये पर्टिकुलर चीज जो है उसका डाउट है हमें, ठीक है। बेटा बुक्स आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपके पास में सेक्शनल टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, डीपीपी होता है, ये सारी ही चीजें जो है ना वो आपके पास में ऐप में ही अवेलेबल है। सो यू डोंट नीड टू बाय एनी सेपरेट बुक्स फॉर दिस, ठीक है। आपको अलग से कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं रहती है। मैथ्स लीगल, लीगल मैथ्स, मैथ्स लीगल, ठीक है, ओके। आई थिंक मैथ्स में ही सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। एक बार लीगल आप करना स्टार्ट करोगे आपको लगेगा लीगल तो बहुत आसान है, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी बच्चों को याद करने में थोड़ा दिक्कत आता है, आई नो। हाँ, लीगल आप करना स्टार्ट करोगे ना बेटा बहुत आसान है। लीगल रीजनिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। लीगल रीजनिंग इज वेरी 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 इजी। पूछो क्यों इजी है? आई विल टेल यू कि क्यों इजी है लीगल रीजनिंग। क्योंकि यहां पर बेटा लीगल रीजनिंग आपको पसंद है, इसीलिए तो आप लॉ करना चाहते हो। सोचने वाली बात है ना। लॉ आप इसलिए तो करना चाहते हो क्योंकि लॉ की या लीगल की आपके पास में नॉलेज है, या अंडरस्टैंडिंग है, या समझ है, या समझना चाहते हो, इसीलिए ही आप करना चाहते हो ना, है ना। तो ये चीज जो है वो आपको अल्टीमेटली थोड़ी सी आसान लगने लगेगी, ठीक है। इवन इफ तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैम नहीं हो पाएगा, हमें बिल्कुल नहीं आता है, हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो भी बेटा कोई बात नहीं, यू विल स्टिल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, हम जब क्लास में पढ़ेंगे ना आपको अपने आप समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या है, कैसे पढ़ना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब इसको मोटिवेशन की तरह लेना, ठीक है। देखो, आई थिंक हम सब लिंक्डइन पे होंगे, हमने लिंक्डइन प्रोफाइल्स बना लिए होंगे द मोमेंट वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लॉ। एक लिंक्डइन का भी रिसेंट में पोस्ट आया, मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ उस पोस्ट में। अब यहाँ पर एक बहुत ही सीनियर मैम है, ये पोस्ट करती हैं एक एडवर्टीजमेंट और ये कहती हैं कि देखिए हमें एक इंटर्न चाहिए। अभी लॉ का इंटर्न ना पेड नहीं होता है बेटा, तो हमें एक इंटर्न चाहिए और ये इंटर्न जो है ये हम इसको पेमेंट देंगे, ठीक है। पेमेंट दिलवाएंगे, कैसे दिलवाएंगे पेमेंट कि आपको 6,000 रुपए कैश देंगे। चलो भाई ठीक है, 6,000 तो बहुत ज्यादा होता है इंटर्नशिप के टाइम पे। और ये बच्चा, बट एक रीजन है हमारे पास में कि ये बच्चा जो है ये एनएलयू से ही होना चाहिए, कोई भी एनएलयू से हो, बट द चाइल्ड हैज टू बी फ्रॉम एनएलयू। अरे अब हम सब लोग ऐसे कि चलो ठीक है मुझे तो चाहिए ही नहीं खैर इंटर्नशिप, बट अ पर्सन थिंक्स राइट। ऐसे सिचुएशन में इंसान सोचता है ना कि यार ऐसा क्यों कि सिर्फ उनको मिलेगा, ऐसा क्यों, इंटर्नशिप का मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। लॉ तो हम सभी कर रहे हैं और ऐसा तो कोई काम नहीं है जो एनएलयू आपको सिखा के भेज रहा है, तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ एनएलयू वाले बच्चे को आप दे रहे हो इंटर्नशिप, बाकियों को नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर उन्होंने रीजनिंग पता है क्या दी है, उन्होंने कहा कि बच्चे ने एनएलयू लेने के लिए बहुत मेहनत करी होगी और इसीलिए मैं चाहती हूं कि वो मेहनती बच्चा मेरे पास आए एज एन इंटर्न, और कोई ऐसे ही फोकट वाला बच्चा ना आए मेरे पास एज एन इंटर्न। तो आप समझ रहे हो कि एनएलयू का टैग कितना मैटर करता है, इंटर्नशिप्स में भी मैटर करता है, और बहुत ही
बहुत ही छोटे लेवल की इंटर्नशिप थी, बहुत बड़े लेवल की इंटर्नशिप भी नहीं थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसी भी इंटर्नशिप नहीं थी, कोई जज के अंडर भी इंटर्नशिप नहीं थी, एक ऐसी ही कंपनी में इंटर्नशिप का ये एड था। और सोचो वहां पर उन्होंने क्या कंडीशन दी, एनएलयू होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि बेटा एनएलयू का टैग जो है ना वो बहुत ज्यादा एसेंशियल रहता है। एनएलयू इज द टैग ऑफ बीइंग फ्रॉम एन एनएलयू ओपन्स न्यूमरस डोर्स, चाहे कितना भी कड़वा सच हो बट ये ही सच है बेटा, ठीक है। सो आई थिंक एवरीबडी ऑफ यू वंस योर एग्जाम इज ओवर, आप लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, कनेक्ट करो अपने सीनियर्स के साथ, बात करो, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, दैट इज हाउ यू मेक कनेक्शंस इन दिस फील्ड, ठीक है। दैट इज हाउ यू स्टार्ट इन दिस जर्नी ऑफ लॉ। अभी के लिए आपको जरूरत नहीं है, अभी आप क्लैट पे फोकस करो अपना, बाद में जब आपका क्लैट का एग्जाम हो जाएगा, बोर्ड्स हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होगा, नेटवर्क करो, मीट पीपल गोइंग टू एनएलयू विद यू बिफोर यू गो टू एनएलयू, ठीक है। आप पहले से अपने ग्रुप्स में ऐड हो सकते हो सॉरी एक्सक्यूज मी, आप पहले से ऐसे ग्रुप्स में ऐड हो सकते हो बेटा, ठीक है। तो प्लीज एक्सक्यूज मी, थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, बट आई थिंक आप समझते होगे कि मैं क्या बात कर रही हूं, राइट? सॉरी, हाँ। तो आज अब स्टार्ट करते हैं फैमिली लॉ के साथ में बेटा। तो फैमिली लॉ जो है ना बेटा वो डिवाइडेड है टू पोर्शंस में। आई टोल्ड यू क्लैट के पर्पज से फैमिली लॉ सिर्फ दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। और क्या है वो दो हिस्से हमारे पास में? एक हमारे पास में है हिंदू लॉ और एक हमारे पास में है मुस्लिम लॉ, ठीक है। ये दो पोर्शंस में हम डिवाइड करते हैं फैमिली लॉ को। अब जब हम फैमिली लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम हिंदू लॉ को पढ़ेंगे पूरा, फिर हम पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ को। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, द टॉपिक टुडे इज, अरे यार, इंट्रोडक्शन टू हिंदू लॉ। कौन होता है हिंदू, हिंदू शब्द का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें जो है ये आज हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले वी शुड बिगिन विद हु एग्जैक्टली इज अ हिंदू। हिंदू हम कहते किसको हैं? तो क्या था कि अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे, ओके आई कैन नॉट ड्रॉ द मैप, मैं तो बहुत बुरी हूँ ड्राइंग में। एनी हाउ, तो इंडिया के मैप में बेटा जो ये वाला पोर्शन है हमारा, जो ये नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है हमारा, यहां पर एक नदी बहती थी जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंध नदी थी, सिंधु नदी भी बोलते थे उसको। सिंध नदी के आसपास रहने वाले लोग, जो भी लोग इसके आसपास रहते थे, उन्हें हमने क्या बुलाना शुरू किया था? उन्हें हमने बोलना शुरू किया हिंदूज। हिंदूज कभी भी कोई रिलीजन का उद्देश्य नहीं था, यहां पर कभी भी हमने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट नहीं किया था। हमेशा हमने ये जो स्टार्ट किया है ना, जो बिगिन बिल्कुल किया है, दैट बिगिनिंग इज, ये बिगिनिंग जो है दिस इज ज्योग्राफिक, ये ज्योग्राफिकल बिगिनिंग है हमारी शब्द की। ये कभी भी कोई धर्म के लिए हमने यूज नहीं किया था। इवेंचुअली अब हमने देखा कि एक शिफ्ट हुआ। शिफ्ट क्या हुआ कि हर वो इंसान जो चार कंसेप्ट्स में मानता है, हर वो इंसान जो चार कंसेप्ट्स में मानता है, क्या है वो चार कंसेप्ट्स? सो वी हैव धर्म, कर्म, योग एंड मोक्ष। हर इंसान जो ये चार कंसेप्ट्स में मानता है, उस इंसान को हमने हिंदू का दर्जा देना शुरू किया। हमने कहा कि कोई भी
कोई भी इंसान जो इन चीजों में मानता है कि धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, योग क्या होता है और मोक्ष क्या होता है, तो धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है कि आपकी क्या ड्यूटी है। धर्म इज व्हाट इज योर ड्यूटी। कर्म इज क्या काम आपको करने के लिए बोला गया है, क्या वर्क आपको करना है। योग, योग इज द कनेक्शन, योग इज द कनेक्शन किसके साथ में? कनेक्शन विद द ऑलमाइटी, कनेक्शन विद द ऑलमाइटी, कि ईश्वर के साथ में कनेक्ट करना इज योग। और मोक्ष इज फाइनली बिकमिंग वन विद गॉड। अब इसमें मोक्ष में आप हेवन का कंसेप्ट डाल सकते हो, आप कोई भी कंसेप्ट जो आपको लगे ठीक आप वो डाल सकते हो, बट दीज आर द 4 कंसेप्ट जिसमें जो इंसान विश्वास करता है उस इंसान को हमने बोला क्या, दैट दे आर हिंदूज। ठीक है, कर्म, धर्म, योग और मोक्ष। ठीक है, आज इंटरनेशनल योगा डे है बेटा। तो योगा का जो बेसिक कंसेप्ट है इट लाइज कि आप अपनी बॉडी को कनेक्ट कर पाए विद द ऑलमाइटी लॉर्ड, उसके लिए योग जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, योग का जो कंसेप्ट है, तो एनी पर्सन हु बिलीव्स इन दीज 4 कंसेप्ट्स इज सेड टू बी अ हिंदू। कि आप धर्मा में मानते हो, कर्मा में मानते हो, योगा में और मोक्षा में, ठीक है, इनमें अगर आप विश्वास करते हो तो आप हिंदू कहलाने लगे। ये था हिंदू लॉ का बेसिक कि कहां से शुरू हुआ। क्या कहीं डिफाइंड है वर्ड हिंदू? क्या कोई डेफिनेशन है हिंदू वर्ड की? तो हम कहते हैं कि देयर इज नो डेफिनेशन फॉर द वर्ड। हमारे पास कोई एज सच डेफिनेशन ही नहीं है इस वर्ड की कि हिंदू शब्द का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली हिंदू शब्द कहना क्या चाहता है। नहीं, वी हैव नो सच मीनिंग टू दिस वर्ड्स। बेटा प्रेरणा, आपके पास में ये नोट्स जो है ना बेटा वो डाउनलोडेबल फॉर्म में होते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब इट इज अप टू यू, आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो आप प्रिंट ले सकते हो, यू वांट इट कि आप साथ साथ में लिखना चाहते हो आप साथ साथ भी लिख सकते हो, टोटली अप टू यू बेटा। ठीक है, हमने हिंदू शब्द को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है। तो मैम फिर किया क्या है? तो हमने क्या किया, हमारे पास में 1956 में बेटा एक लॉ बन के तैयार हुआ। 1956 में हमने क्या देखा, कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ। आप बाबा साहेब को जानते हो? डू यू नो अबाउट बाबा साहेब? तो यहां पर जब कोडिफिकेशन हुआ था बेटा, तो ये कोडिफिकेशन हुआ कैसे? यहां पर हमारे जैसे B.R. अम्बेडकर थे, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये बोला कि हमें एक जगह पर लिख देना चाहिए, एक कंपाइलेशन हमें कर देना चाहिए सारे हिंदू लॉज का। कंपाइलेशन करने की जरूरत का मतलब क्या है? कंपाइलेशन का मतलब होता है कि आपने जोड़ दी वो सारी चीजें। ठीक है, यू हैव ब्रॉट देम टुगेदर, मतलब अलग 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 हिस्सों में अलग अलग जगह पे हमारे पास में हिंदू लॉ का जो कंसेप्ट है ना बेटा वो एग्जिस्ट करता था। ठीक है, हिंदू लॉ का कंसेप्ट अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट करता था। अब क्या है ये हिंदू लॉ, ये समझते हैं। तो ये है वो सोर्सेस जो हम पढ़ते हैं हिंदू लॉ में। हिंदू लॉ के कुछ अलग अलग तरीके के सोर्स का मतलब क्या होता है, आई कहां से, हमारे पास ये जो चीज है ये बन के कहां से आई, किसने बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई, ये चीजें हमें पता चलता है कैसे, सोर्सेस देख के। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि क्या क्या सोर्सेस हैं हमारे पास हिंदू लॉ के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंशंट। एंशंट का मतलब पुरातन, पुराना। ठीक है, श्रुति, मैंने सब सुन लिया था, मैंने सब सुन लिया था, मेरे कान है, मैं अंधी नहीं हूं, ये देखा होगा ना आपने। क्या है श्रुति? श्रुति मीन्स आपने कोई चीज सुना है। श्रुति मीन्स यू हैव हर्ड समथिंग, सुन लिया तुमने कोई चीज। स्मृति, हाँ मुझे याद आ रहा है, कुछ तो ऐसा बताया था आपने। ठीक है, कुछ तो आपने ऐसे करके मुझे बताया था, मम्मी की कुछ काम बताया था आपने मुझे करने के लिए। क्या है स्मृति? मीन्स मेमोरी, मेमोरी से हमने कुछ बना दिया। फिर कमेंट्रीज और डाइजेस्ट, वो चीजें जो आप और हम करते हैं कि अगर आपने कभी भी रेसलिंग देखी हो, अगर आपने देखा हो कि वो उठा उठा के पटक दिया एंड हियर्स अ चोक स्लैम, क्या है वो?
भाई चोक स्लैम देने वाला इंसान थोड़ा ना बोलता है एंड हियर्स अ चोक स्लैम। क्या होता है, हम कमेंट्री सुनते हैं ना, हम खुश होते हैं ना कमेंट्री सुन सुन के। या फिर अभी आपने देखा होगा कि आरसीबी जो है वो मैच जीत गई, ठीक है, आपने देखा होगा आरसीबी मैच जीत गई अगेंस्ट पंजाब। तो जब बैंगलोर मैच जीती थी पंजाब के खिलाफ में, तो कमेंट्री सुनी होंगी आपने, या फिर आपने वो देखा है सिद्धू पाजी जो है उनकी कमेंट्रीज की रील्स बनती है, हैव यू सीन दोज रील्स, आपने देखी है वो रील्स, ठीक है। तो वो रील्स क्या होती है बेटा, वो कमेंट्रीज होती हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज चल रही है उसके ऊपर अपनी टिप्पणियां देना, ठीक है, दैट इज कमेंट्री करना, ठीक है। तो डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज में वो चीजें इंक्लूड होती हैं। अब आते हैं कस्टम्स। कस्टम्स मतलब कोई ऐसी चीज जो टाइम इमेमोरियल से, मतलब वो चलती चली आ रही है, कब से चल रही है हमें नहीं पता, वी हैव नो आइडिया कि कब वो स्टार्ट हुई थी, कब तक चलेगी हमें नहीं पता। जैसे कि आपने वो सुना है, हमारे यहां तो ऐसा ही होता है, हमारे यहां तो ऐसा ही होता है, लड़के को टीके में इतना पैसा तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, हमारे यहां तो ऐसा ही होता है, ये देखा होगा आपने, ठीक है। ये सारी चीजें आपने जो देखी हैं दैट इज व्हाट, कस्टम्स। ये सारी चीजें कस्टम्स में हम काउंट करते हैं कि भाई अगर लड़की को देखने आ रहे हैं और रोका करना है तो एक गोल्ड का कंगन चढ़ा दोगे आप उसको, एक लाल कलर की दुपट्टा पहना दोगे उसको, ठीक है, चुनरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे उसको, चुंदड़ी, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती है बेटा, ये कस्टम्स होते हैं, ये कस्टम्स होते हैं हमारे पास में, कस्टम्स एंड यूजेजेस होते हैं जो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। अगर आप दादी से पूछोगे कि दादी आपको किसने बताया, तो वो कहेंगे उनके पिछली जनरेशन, उनकी मम्मी ने, उनकी दादी ने बताया उन्हें। तो ऐसी चीज जो कब से चलती आ रही है हमें पता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्या, कस्टम। अब इसके बाद होता है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। इक्विटी का मतलब है कि सपोज करो कि एक बच्चा है मेरे पास दिल्ली मिलने के लिए आया, कहता मैम आपसे मिलने का मन है, हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा आ जाओ भाई, मैं दिल्ली रहती हूँ, आ जाओ मिलने, आना है तो। अब एक बच्चा आया मेरे पास बिहार से, ठीक है, एक बच्चा आया मेरे पास महाराष्ट्र से, एक बच्चा आया पंजाब से, और एक बच्चा दिल्ली में ही रहता था। और मैंने सबको बोला, मैंने कहा ठीक है भाई, घर जाने के पैसे तो होंगे नहीं तुम्हारे पास में, तो मुझसे ले जाओ। मैंने कहा लो 100 रुपए, इसको भी दिए 100 रुपए, इसको भी दिए 100 रुपए, इसको भी दिए 100 रुपए, और इसको भी दिए 100 रुपए। बताना जरा इनमें से कौन पहुंच पाएगा 100 रुपए में, कौन ऐसा है जो पहुंच जाएगा आराम से 100 रुपए में अपने घर, है कोई जो आराम से पहुंच जाएगा 100 रुपए में अपने घर इनमें से? बेटा बताओ, हाँ ना? ऑब्वियसली यहां मैंने क्या किया, मैंने इक्वालिटी तो कर दी, पर मैंने इक्विटी नहीं करी बेटा। इक्विटी का मतलब होता है जिसको जितनी जरूरत है उतना दे दिया, ठीक है। तो इक्विटी का मतलब होता है कि अगर महाराष्ट्र वाले को 600 रुपए चाहिए तो मैंने 600 दे दिए, पंजाब वाले को कहता है कि 700 रुपए दे दो, मैं 700 रुपए पहुंच जाऊंगा, ठीक है ले ले भाई। बिहार वाला कहता है मेरे को 1000 रुपए लगेंगे, और दिल्ली वाला कहता है कि मुझे 100 रुपए लगेंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने करी इक्विटी। अब मैंने क्या करा, मैंने करी इक्विटी। इक्विटी का मतलब है जिसकी जितनी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से मैंने तुम्हें दे दिया। ये चीज समझ आ गई? नेक्स्ट है कि गुड कॉन्शियंस क्या होता है। गुड कॉन्शियंस का मतलब होता है कि भाई देखो दिल्ली में है आम का सीजन, ठीक है, ये मैं भर के लाई एक पूरी टोकरी भर के आम, ठीक है, इस पूरी टोकरी में मैंगोज हैं। तुम आए मेरे पास में, एक बच्चा आया मेरे पास में, कहता मैम आप बहुत सुंदर हो, मैम आप बहुत फनी हो, मैम मैं आपसे बहुत पसंद करता हूँ। मैंने उसको निकाल के दिया बहुत सुंदर सा अच्छा सा मीठा आम, ठीक है। एक आया बच्चा मुझे कहता है मैम आम देना जरा, चखूं मैं भी कैसे आम बांट रहे हो आप।
मैंने उसको निकाल के दिया सड़ा गंदा आम। ठीक है, मुझे पता था कि ये आम खराब है, मैं जानती थी कि ये आम बहुत गंदा है, मैंने फिर भी गंदा आम उठा के दे दिया। मैंने कहा ये लो खा लो चलो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आई हैड बैड कॉन्शियंस। मैंने गंदी नियत से आपको गलत चीज दे दी। ठीक है, खराब आम दे दिया मैंने आपको, तो वो क्या है, बैड कॉन्शियंस। गुड कॉन्शियंस मतलब जो भी आप डिसाइड करोगे वो अच्छे उद्देश्य से, अच्छे मन से बेटा डिसाइड करोगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जजमेंट दे दोगे। तो यहां पर जब हम सोर्सेस की बात करते हैं बेटा, यहां पर जब हम सोर्सेस की बात करते हैं ना बेटा, तो ये इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। जस्टिस मतलब न्याय देना, जस्टिस मतलब न्याय देना। धीरज बेटा आप बोलो, रैंक तो लाओ, फिर उसके बाद आम मांगोगे, एप्पल मांगोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर गुड कॉन्शियंस का मतलब होता है बेटा कि गुड कॉन्शियंस का मतलब होता है अच्छी नीयत से करना। ठीक है, अच्छी नीयत से बनाया हुआ रूल होना चाहिए। जैसे कि आप में से कोई कंजक के बारे में जानता है? एनीबडी हु नोज अबाउट कंजक? क्या होती है कंजक, जमाते हैं हम लोग। कंजक का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है कि 9 डेज 8 डेज की फास्टिंग होती है। ठीक है, 8 दिन लगातार व्रत रखे जाते हैं। 8वें दिन के बाद में हम छोटी छोटी बच्चियों को लेके आते हैं, 5 years 6 years ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, और उनको उनको ये समझ के कि भाई उनमें माता का एक रूप है, हम उन्हें लेके आते हैं। अब ये क्या है, ये मेरा गुड कॉन्शियंस है ना। ये जो हमने लॉ बनाया, हिंदू लॉ जो बना है, अगर मान लो कंजक का मैं कंसेप्ट बोलूं, तो कंजक का जो कंसेप्ट है ये गुड कॉन्शियंस है ना, है ना। गज्जक जानते हैं। धीरज को भूख लग रही है भाई, लंच टाइम में क्लास मत रखवाओ धीरज की। धीरज को भूख लग रही है, इसको खाना दो भाई कोई जाके। तो कंजक का कंसेप्ट क्या है बेटा, ये गुड कॉन्शियंस में आपने चीज करी है। हम बच्चों को, छोटी बच्चियां जो होती है ना, उनको हम माता का रूप मानते हैं। ठीक है, और इसलिए ये कंजक का जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल है मेरे पास में कि सपोज करो तुम्हारी एक बड़ी बहन है या तुम्हारा एक बड़ा भाई है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी तुम्हारा जेंडर है। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ, मान लो मेरी एक बड़ी बहन है। ठीक है, मैंने देखा कि दीदी जब जब घर लेट आती है, ठीक है, दीदी जब जब घर लेट आती है उसको पिटाई पड़ती है। ठीक है, तो एक ये लॉ सेट हो गया कि अगर दीदी घर लेट आएगी तो उसको पिटाई पड़ेगी। तो अगर मैं कल घर से बाहर गई और मैं घर लेट आई तो मुझे भी पिटाई पड़ेगी ही पड़ेगी, मुझे भी मार पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये क्या है, ये है एक प्रेसिडेंट। मैंने सेट कर दिया ये चीज कि भाई अगर ऐसा होगा तो नेक्स्ट स्टेप यही किया जाएगा तुम्हारे साथ में। दैट इज प्रेसिडेंट, कि मार पड़ेगी मुझे भी अगर मैं घर लेट गई तो। प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि पास्ट एक्शन से मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे साथ अगर सेम चीज होगी तो फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, तो अगर मान लो रिजल्ट आने पे, मुझे नहीं पता तुम लोगों के टाइम पे वो था या नहीं था, जब मैं छोटी थी ना तो एक कंपनी थी निरोलाज के नाम से। ठीक है, अभी भी है निरोलाज, ये ना आइसक्रीम देती थी। अगर आपका रिजल्ट 90% से ऊपर आता है तो आपको आइसक्रीम खाने को मिलती थी फ्री में, फ्री में आइसक्रीम खाने को मिलती थी। ठीक है, तो वो क्यों है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट है कि अगर मेरे 90% अबव आए तो पक्का मुझे आइसक्रीम खाने को मिलेगी। तो निर्लाज की आइसक्रीम आपने खाई है कभी? तो वो क्या है बेटा, एक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल है कि अगर किसी पास्ट में ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा। ठीक है, धीरज बेटा मान जा। ठीक है, फिर है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी लॉ हमने बना दिया, जैसे कि हमने हिंदू लॉ जो है वो बना दिया है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जहां से हमारा हिंदू लॉ स्टार्ट हुआ, डेवलप हुआ। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में बेटा क्या होता है, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में होता है कि भाई कुछ चीजें हमें बड़े बुजुर्ग बताते थे, हमने सुना था, दैट इज श्रुति। कुछ चीजें हमें याद रह गई कि यार हमारे बुजुर्गों ने कुछ तो ऐसा बताया था, कुछ हमें याद आ रहा है, हाँ, दैट इज स्मृति। फिर कि यार बड़े बूढ़ों तो कुछ बता के नहीं गए, बट अब हमें जानना है कि यार ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो दैट इज
डाइजेस्ट एंड कॉमेंट्रीज। फिर आता है कस्टम्स, मतलब कोई एक प्रथा जो बहुत पुराने जमाने से चलती आ रही है, वो हमारे हिंदू लॉ का पार्ट बन गई। फिर आता है कि इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस की वजह से हमें लग रहा था कि यार ये चीज होनी चाहिए इस सिचुएशन में, तो वो हमने हिंदू लॉ का पार्ट बना दिया। फिर प्रेसिडेंट, भाई कोई भी कोर्ट या कोई भी अथॉरिटी ने पहले ऐसा कुछ बोला था, आगे भी ऐसा होना चाहिए, वो हमने लॉ का पार्ट बना दिया। और फाइनली लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेचर बनाता है, ये सारी चीजें सोर्सेस बन गई किसकी? हिंदू लॉ की। ये सारी चीजें मिलकर हमें ये बता देती है कि हिंदू लॉ में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो जैसे कि आप डाइवोर्स पढ़ते हो बेटा हिंदू लॉ में, जैसे कि आप मेंटेनेंस पढ़ते हो, एलिमनी पढ़ते हो, बच्चे की कस्टडी पढ़ते हो कि कब बच्चा लेजिटिमेट होगा, कब बच्चा इलेजिटिमेट होगा, ये सारी चीजें कि मॉडर्न बन के डाउरी नहीं ली बट वो दहेज लेके चली गई हैं, ठीक है। तो ये जितना चिमटा चिमटियों की कहानी आपको सुनने में मिलती है, वो सारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वो सोर्स जो है ना, वो हिंदू लॉ का हम जान रहे हैं आज की क्लास में। अभी तक जितना किया, क्या आपको समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? तो हमने ये सारे सोर्सेस लेके ना बेटा, हमने ये सारे सोर्सेस लेके एक जगह पे लिख दिए, दैट इज हिंदू लॉ। अब हिंदू लॉ में हम ज्यादातर क्या चीजें पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। शादी करनी है, किससे करनी है, कैसे करनी है, और शादी का नाम सुन के जो तुम लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं वो क्या होते हैं, ये सारी चीजें हिंदू मैरिज एक्ट में हम पढ़ते हैं। फिर अब शादी करी है तो बच्चा तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, ठीक है, कि बच्चे की बीवी की, इन सब की मेंटेनेंस कैसे करनी है, और अडॉप्ट करना है बच्चा तो अडॉप्शन भी हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर आता है हमारे पास में हिंदू सक्सेशन एक्ट, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, भाई बहनों में कत्ले आम हो जाते हैं, दैट इज सक्सेशन। कि बाप की प्रॉपर्टी जो है वो किसको मिलेगी? पिताजी की प्रॉपर्टी में हमारा ही अधिकार होना चाहिए, किसी और का अधिकार होने नहीं देंगे। इसलिए मम्मी पापा के हम बीच में जाके सोएंगे, और उसके अलावा हम ये चीज पे लड़ाई करेंगे कि मम्मी उसको ज्यादा देते हो, हमें कम देते हो, उसे ज्यादा प्यार करते हो, हमें कम प्यार करते हो। तो ये सारी चीजों के ऊपर जो लड़ाई होती है वो होती है सक्सेशन एक्ट में। आपके लिए भी हम यही चीजें आपको पढ़ाएंगे, मैरिज के बारे में पढ़ाएंगे, अडॉप्शन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, और सक्सेशन के बारे में। लड़के मेंटेनेंस, लड़के और लड़कियां दोनों ही मेंटेनेंस के बारे में सबसे ज्यादा जानने में उत्सुक रहती हैं। पहले उन्हें शादी करने की जल्दी रहती है, फिर उस शादी किए हुए निब्बा या निब्बी को भगाने की जल्दी रहती है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक सब बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है। आप भी बता दीजिएगा आपको क्या ज्यादा पसंद आया, हम वही आपको बता देंगे और दिलचस्पी ले लेके, ठीक है। अभी के लिए आज की क्लास में पहले ये समझो कि ये सारे कानून लग किस पे रहे। देखो ये सारे कानूनों में एक चीज, एक वर्ड कॉमन है बेटा, वो वर्ड क्या है हमारा? हिंदू, हिंदू, हिंदू। यहाँ पे कोडिफिकेशन हिंदू लॉ का हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदू शब्द का मतलब क्या होता है, यही तो जानना है हमें सबसे पहले कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय हिंदू। अब जो डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाऊंगी वो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। यहां पर अभी तक मैंने लॉ के हिसाब से कोई भी डेफिनेशन आपको नहीं बताई, ठीक है। प्रॉपर्टी हड़पना पसंद है, ठीक है, मैं समझ गई बेटा। तो यहां पर अब जो हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो हिंदू लॉ के हिसाब से आएगी, तो वो हम समझेंगे कि क्या होता है हिंदू का मतलब, ठीक है। चलो, तो हिंदू जो है, इसकी डेफिनेशन समझने के लिए, इसकी डेफिनेशन समझने के लिए बेटा आपके पास में अलग अलग तरीके के, एक होता है हिंदू बाय, हिंदू तो लिखा ही हुआ है, एक है हिंदू बाय रिलीजन, दूसरा है हिंदू बाय कन्वर्जन,
एक है हिंदू बाय एक्सक्लूजन, फिर है हिंदू बाय कन्वर्जन या रिकन्वर्जन, और एक हमारे पास आता है हिंदू बाय तो हमारे पास 5 तरीके से हिंदू जो है वो बनता है इंसान, या तो वो रिलीजन से, या वो कन्वर्जन से, या वो एक्सक्लूजन से, या वो मैंने कन्वर्जन 2 बार लिख दिया। अलग अलग तरीके से वो हिंदू जो है वो बन सकता है, ये लॉ की डेफिनेशन कहती है बेटा। लॉ में अलग अलग तरीके से हिंदू जो है वो इंसान हो सकता है। सबसे पहला हम पढ़ते हैं हिंदू बाय बर्थ, बाय रिलीजन। रिलीजन का मतलब है कि अगर वो इनमें से किसी धर्म से बिलोंग करता है, अगर वो सिख है, अगर वो जैन है, अगर वो बुद्धिस्ट है, ये तीनों रिलीजन में से अगर वो किसी से भी बिलोंग करता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, वो एक हिंदू ही कहलाएगा। असली जिंदगी में बेटा, असली जिंदगी में हम हिंदू की डेफिनेशन अलग, सिख अलग, जैन अलग, बुद्धिस्ट अलग बोलते हैं। बट अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी हो, तो हुआ क्या था कि हिंदू एक धर्म था, और इसी धर्म से हमारे पास में ये तीनों जन्म का इजाद हुआ था, सिखिज्म का, जैनिज्म का और बुद्धिज्म का। ये तीनों धर्म जो है ना बेटा, ये स्टार्ट ही हमारे पास में किससे हुए थे, ये स्टार्ट ही हमारे पास में हुए थे फ्रॉम द सेम रिलीजन, क्योंकि यहां पर एक ही रिलीजन से स्टार्ट हुए थे। तो लॉ की नजर में, लॉ की नजर में जब हम हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हर इंसान जो सिख है, जो जैन है या बुद्धिस्ट है, वो भी किसी में इंक्लूड होगा, वो भी हिंदू में इंक्लूड होगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट उस इंसान पर भी लगेगी जो सिख है, जो जैन है, जो बुद्धिस्ट है। इनको भी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हिंदू। इनको भी हम हिंदू की डेफिनेशन में रखेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हिंदू बाय बर्थ। हिंदू बाय बर्थ का मतलब है कि बेटा देखो, पहली कंडीशन है कि दो माँ बाप है और बोथ द पेरेंट्स हिंदूज हैं। ठीक है, दो माँ बाप होते हैं हमारे, और दोनों माँ बाप जो हैं वो हिंदूज है, बोथ द पेरेंट्स आर हिंदूज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये है एक लड़का, और ये है एक लड़की, और ये दोनों सिख है। अब इनका एक बच्चा हुआ, क्या ये हिंदू होगा? सी, जल्दी से बता दो, मैं आपको ऑप्शन देती हूं। बताओ कि ये हिंदू होगा, यस या नो में आंसर दो, बताओ क्या ये हिंदू होगा, यस या नो?
तो बेटा ये हिंदू होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई सिख इंसान भी है तो वो भी हिंदू की कैटेगरी में आता है, वो इंसान भी हिंदू की कैटेगरी में आता है। अब मान लो ए की शादी हुई, सी से शादी हुई, और ए जो है ये जैन है और सी जो है ये हिंदू है, और इनका बच्चा जो है डी, क्या ये हिंदू होगा? तो यस, ये भी डी हिंदू होगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों माँ बाप जो हैं वो कैसे हैं? वो हिंदूज हैं, इसीलिए ये क्या होगा? ये हिंदू कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कि एक है बी और एक है डी, इन्होंने आपस में शादी करी, बी हिंदू है और डी जो है ये बुद्धिस्ट है, ठीक है, और इनका एक बच्चा होता है जिसका नाम है सी, तो क्या सी हिंदू होगा? तो सी भी हिंदू कहलाएगा बेटा, सी विल ऑल्सो बी अ हिंदू। तो दोनों माँ बाप अगर हिंदू हैं तो वहां पर ये तो आपको क्लियर हो गया कि बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली हिंदू हो जाएगा। ये था हमारा पहला केस, जहां पर हम बोल रहे थे कि अगर बोथ द पेरेंट्स, पहला केस हमने पढ़ा जहां बोथ द पेरेंट्स आर क्या? हिंदूज। अब मान लो हमारे पास में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारा वन पेरेंट इज हिंदू, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन हमारे पास ऐसी है कि वन ऑफ द पेरेंट, एक माँ बाप, दोनों माँ बाप में से कोई एक हिंदू है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, हमें देखना पड़ता है कि अपब्रिंगिंग कैसी है। वी हैव टू सी कि यहां पर चाइल्ड की अपब्रिंगिंग किस तरीके से करी गई है। क्या यहां पर चाइल्ड हिंदू की तरह वो किया गया है? अब अपब्रिंगिंग कैसे पता चलती है भाई? उसे मंदिर लेके गए, उसको मुंडन करवाया, उसके जनेऊ पहनवाया, ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, वो आइडल वर्शिप करता है, वो मंत्र जाप करता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग ये बताती है कि भाई आपको बड़ा किस तरीके से किया गया है, उससे हम बताएंगे कि आप हिंदू हो या नहीं हो। अगर अपब्रिंगिंग ऐसी है हिंदूज वाली तो आप हिंदू कहलाओगे, अदरवाइज आप हिंदू की डेफिनेशन में नहीं आओगे। तो बाय बर्थ आपको समझ आ गया? हाँ हाँ। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं कि पालन पोषण आपका कैसा हुआ है, वो पालन पोषण आपको बताता है कि आप हिंदू हो या आप हिंदू की डेफिनेशन में नहीं आओगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हिंदू बाय डिक्लेरेशन। सिंपल सी बात है कि कोई भी इंसान एक स्टेटमेंट दे देगा। स्टेटमेंट कैसी? कि आज से मैं हिंदू, स्टेटमेंट कि वो अपने आप को हिंदू डिक्लेयर करता है कि आज से उसको हिंदू जाना जाए, वो हिंदू धर्म को फॉलो करना चाहता है, पूजा पाठ करना चाहता है, मंदिर में जाएगा, साधारण कपड़े पहनेगा और अपनी वेशभूषा और ये सारी चीजें जितनी भी, दिवाली मनाएगा, होली मनाएगा, ये सब करेगा। क्यों? क्योंकि वो हिंदू बनना चाहता है। सिंपल डिक्लेरेशन, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देगा कि हम तो क्या है, हम तो हिंदू हैं। भाई यहां पर क्या होता है कि मान लो कोई इंसान, हमें समझ ही नहीं है कि ये भाई कोई आए हैं पीके जैसे इंसान। आपने पीके देखे हैं? पीके देखा है आपने? पता है पीके कौन है? तो पीके आए हैं और उनसे हम पूछते हैं कि भाई कौन धर्म के हो तुम? ठीक है, तो जब पीके से ऐसे पूछा गया था कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, तो पीके कहता है धर्म, ये क्या होता है? ठीक है, वो क्या होता है? तो यहां पर अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसके धर्म के बारे में आपको कुछ नहीं पता और वो ये कह दे कि भाई हम तो हिंदू हैं, ठीक है, पीके ने तो कहा था ना कहाँ है मार्क, दिखाओ कहाँ है निशान। यहां पर पीके मान लो कह दे कि हम तो हिंदू हैं, ठीक है, अगर वो बोल देता है कि वो हिंदू है तो यहां पर ये क्या होगा? हिंदू बाय डिक्लेरेशन। ठीक है, एग्जैक्टली तो ये क्या है? हिंदू बाय डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद आता है हिंदू बाय एक्सक्लूजन। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो तुम हिंदू नहीं हो, तुम जैन नहीं हो, तुम बुद्धिस्ट नहीं हो, तुम सिख नहीं हो, ठीक है, तो या फिर तुम इन चार धर्म में बिलोंग करोगे, कौन से? भाई या तो तुम मुस्लिम होगे, या तुम पारसी होगे, या तुम ज्यू होगे। तो जब हम बात करते हैं यहां पर कि या तो तुम इनमें से किसी धर्म से बिलोंग करते होगे, अगर तुम इनमें से किसी धर्म के नहीं हो,
अगर तुम इनमें से किसी धर्म के नहीं हो तो तुम क्या हो? तुम हिंदू हो। सिंपल सी बात है। अगर तुम इनमें से किसी धर्म के नहीं हो तो तुम ऑटोमेटिकली हिंदू कहलाते हो। अंडर हिंदू के पूरे जितने भी एक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, उन सारे एक्ट्स में हमने यही बताना है आपको बेटा कि हिंदू होता कौन है, हु एक्चुअली इज अ हिंदू। ठीक है, कि कौन इंसान हिंदू कहलाएगा, ये चीज मैंने आपको बता दी कि एक्सक्लूड कर देंगे हम एक्सक्लूड कर देंगे उसको हम बोलते हैं हिंदू। ठीक है, डेक्लरेशन का बेटा सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें नहीं पता, देखो तुम्हें नहीं पता कि कौन से धर्म से है सामने वाला इंसान, सामने वाले इंसान को कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। अगर उसने बोल दिया कि वो हिंदू है तो वो हिंदू ही है। ठीक है, मान लो कोई और देश से इंसान आया, ठीक है, तारों के नीचे से, ठीक है, या मुन्नी है, हमें पता नहीं चलता कि बजरंगी भाईजान में जो मुन्नी है वो कौन से धर्म की है। मान लो नहीं समझ आता हमें कि कौन से धर्म की है, और मुन्नी लिख के बता देती कि हम हिंदू हैं। ठीक है, मान लो पढ़ना लिखना आता है मुन्नी को और वो बता देती, या मंदिर में जाके भाई पूजा करने लगती मंदिर के सामने, तो हमें पता चल जाता ना कि मुन्नी क्या है, हिंदू है। कैसे है? डेक्लेरेशन से है। उसने बताया, उसने इशारों से समझाया कि वो क्या है, हिंदू है। हिंदू बाय डेक्लेरेशन, सिंपल। इसके बाद आता है कन्वर्जन और रिकन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आज मैं मुस्लिम हूं, मैंने कहा यार हिंदू बनना है, क्योंकि हमें ये डर है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ना बन जाए कहीं, तो एक काम करते हैं हिंदू बन जाते हैं। यहां क्या हुआ है बेटा? यहां हुआ है कन्वर्जन। यहां क्या हुआ है? वी हैव कन्वर्टेड हियर। यहां पर कन्वर्जन हुआ है। अगर कोई इंसान पहले हिंदू था, फिर उसने पढ़ा कलमा, ठीक है, उसने पढ़ा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसने पढ़ा कलमा और उसने कहा कि मैं तो अल्लाह में मानता हूं, मैं तो पैगंबर मोहम्मद की चीजों में विश्वास रखूंगा, मैं बन गया मुस्लिम। अब कहते हैं नहीं यार अपना ही धर्म ठीक है, यहाँ तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है मुस्लिम लॉ में, तो एक काम करते हैं अपने धर्म में चलते हैं। ये क्या है? रिकन्वर्शन। कि एक बार वो कन्वर्ट हुआ, एक बार वो कन्वर्ट हुआ किसी एक धर्म में, पर अब उसने वापस से कन्वर्ट कर लिया अपने ही धर्म में वापस। तो ये है क्या? रिकन्वर्शन। धीरज, बहुत सारे लोग अपना रिलीजन चेंज करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी चेंज करने के लिए ये करते हैं बेटा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। आप अपने देश में, अगर आप अभी सेंसस होगी ना बेटा, जनगणना हो रही है इस बार, तो आपको पता चलेगा ऐसे कितने लोग थे जो पहले के टाइम पे कोई और धर्म के थे और अब किसी और धर्म के हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो बेटा। क्या इतना क्लियर है सबको? फटाफट से मुझे ये बता दीजिए कि यस मैम वी आर क्लियर ऑन दिस, या नो मैम वी आर नॉट क्लियर ऑन दिस, जल्दी से। डन एवरीबडी? आप लोग हो क्लास में? यस, एवरीबडी इज क्लियर? कोई बात नहीं, अगर आपने लिखना नहीं है यू कैन ऑल्सो यूज द इमोजी डाउन, आपके पास में इमोजीज भी आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। ऑल राइट, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत ही सही। ठीक है, चलो अब क्या आप इन दो प्राणियों को जानते हैं? डू यू नो देम? नो अबाउट देम? नो देम? एनीबडी? किसी को पता है क्या नाम है इनका? ठीक है, तो आप सी सी लिख सकते हैं क्रिस्टल क्लियर के लिए, क्लियर के लिए आप क्लियर लिख सकते हो, योर विश। ठीक है, क्या नाम है इन प्राणियों का जरा बता दीजिए। तो इनका नाम तो हमारी सोनाक्षी जी हैं, ये हमारी, और ये सोनाक्षी जो है ये एक हिंदू हैं।
हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी। और ये हैं जहीर इकबाल। ये मुस्लिम हैं, अभी इन्होंने शादी करी, ठीक है, इन दोनों की शादी हुई थी अभी रिसेंटली, मैरिड, गॉट मैरिड। अब यहां पर जब शादी हुई बेटा, ये शादी हुई अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, क्योंकि यहां पर दोनों हिंदूज नहीं हैं, तो शादी अलग लॉ में करनी पड़ी। अलग लॉ था स्पेशल मैरिज एक्ट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने का मतलब ये होता है कि ये लड़की अब हिंदू नहीं रहेगी या ये लड़का अब मुस्लिम नहीं रहेगा? क्या इसका मतलब ये है? स्पेशल मैरिज एक्ट में बेटा शादी करने का मतलब होता है कि नहीं, ऐसा मतलब नहीं है कि अब आप हिंदू नहीं रहोगे या अब आप मुस्लिम नहीं रहोगे। आपका धर्म बेटा वही रहता है, ठीक है, आपका धर्म वही रहता है, बस नियम कानून आपके लिए अलग हो जाते हैं। क्योंकि आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी इन दोनों ने, तो सोनाक्षी अभी भी हिंदू रहेगी, जहीर जो है वो अभी भी मुस्लिम ही रहेगा। इनका बच्चा जो होगा उसकी अपब्रिंगिंग से हम डिसाइड करेंगे, उसकी अपब्रिंगिंग से। देखो, वन ऑफ द पेरेंट इज हिंदू, है ना, एक पेरेंट तो हिंदू है। अब इनका अगर बच्चा होगा तो उसके बच्चे का कैसे डिसाइड होगा कि वो हिंदू होगा या मुस्लिम होगा, ये हम डिसाइड करेंगे कि वो बच्चे का पालन पोषण कैसा हो रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है, ठीक है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट का मतलब होता है कि आप अपने धर्म को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, और अगर आपने इंटर रिलीजन शादी करनी है, यू कैन डू दैट, आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट स्पेशल मैरिज एक्ट। हाँ एग्जैक्टली यहां पर कन्वर्जन नहीं होता है, स्पेशल मैरिज में कोई भी कन्वर्जन का सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता है बेटा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है मेरे पास में, पोल शायद चल नहीं रहा है, पोल बेटा चल नहीं रहा है आपके क्लास में। दिस इज अ क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आई हूं। आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ द क्वेश्चन और अपना आंसर यहां पर लिख दो चैट बॉक्स में कि क्या लगता है कि आपका आंसर क्या होगा, बताओ। What should be the answer in this class, is in this question? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। मतलब आप कितने ध्यान से सुन रहे थे, यू वर एक्टिव थ्रू आउट द क्लास। सॉरी, द करेक्ट आंसर इज सी बेटा, यहां पर सी ही करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धिस्ट को हम मानते हैं हिंदूज अंडर हिंदू लॉ, तो यहां पर क्योंकि श्रुति जो है वो एक बुद्धिस्ट है, तो वो मेंटेनेंस हिंदू लॉ में मांग सकती है अपने पति से। हिंदू मैरिज एक्ट में वो हिंदू मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धिस्ट को हमने हिंदूज की तरह ही ट्रीट किया है। बहुत ही बढ़िया। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए इतना ही था। तो आज की क्लास में बेटा हमने पढ़ा कि पहली बात हमारे पास में क्या क्या सोर्सेज हैं, हमने वो पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि हु विल बी अ हिंदू, हमने स्टार्ट कहां से किया था कि हिंदू होता कौन है, हु इज अ हिंदू, आज हमने पढ़ा। इसमें
हु इज अ हिंदू में हमने ये पढ़ा कि हिंदू अलग अलग तरीके का हो सकता है। हिंदू बाय बर्थ हो सकता है, हिंदू बाय रिलीजन हो सकता है, हिंदू बाय कन्वर्जन हो सकता है, हिंदू बाय एक्सक्लूजन हो सकता है, और हिंदू बाय डिक्लेरेशन हो सकता है। ये था आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है फॉर हिंदू लॉ। इसमें हमने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। आपकी क्लास में बेटा पोल का ऑप्शन चल नहीं रहा है आज, कुछ तो टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई है, बट नेक्स्ट क्लास में आई प्रॉमिस ये पोल जो है वो ठीक करवा के लाऊंगी, ठीक है। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बैच। आई थिंक धीरज बेटा क्लास ओवर होते ही आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है बेटा, आप कर सकते हैं नोट्स डाउनलोड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हैव अ ग्रेट डे एंड all the best, happy learning. I will see you all in the next class. Thank you, signing off, bye bye, take care everybody.